तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट सीरीज़ है जिसका नाम है कर्मा। और इस कहानी के अंत तक आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि कर्मा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कुर्सी बांध लीजिए और बैठ जाइए। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक सुनसान सी बिल्डिंग को, जिसके अंदर एक आदमी को कुर्सी पर बैठाया गया था, जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, भीख मांग रहा था अपनी जान की। और वो जगह इतनी शांत थी कि उस आदमी की चीख के अलावा वहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी का आदमी आता है। उसने चारों तरफ पेट्रोल डाल दिया और एक मशाल में आग लगाई और उस मशाल को बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। एक्चुअल में उस आदमी को पता ही नहीं था कि जिस जगह वो है वहां पर कई गैस सिलेंडर्स रखे हुए हैं, और इस धमाके में वो भी झुलस जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में उस एरिया में फायर फाइटर्स आ जाते हैं। वो आग को बुझाते हैं। जब अंदर आते हैं तो उसे उस आदमी की जो बॉडी होती वो मिलती, जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। जल्दी से उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसका इलाज डॉक्टर यून और लू योन जी कर रहे थे। बड़ी मेहनत के बाद वो उसे बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उसके फेफड़ों में धुआं भरने के कारण अब वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकता था। डॉक्टर के पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वो ली योन जी है। ये सुनते ही डॉक्टर लू योन जी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को जानती हैं। उधर हम दूसरी तरफ एक मनी लैंडर को देखते हैं, जो एक पार्क नाम के बंदे के घर आता है। एक्चुअल में पार्क ने उससे बहुत सारा पैसा लिया होता है, जो बहुत दिनों से वो वापस नहीं कर रहा था। इसलिए मनी लैंडर उसे बहुत मारता है, जिसके बाद में मनी लैंडर पार्क को अपने अड्डे पर ले आता है, जहाँ पर पार्क देखता है कि एक आदमी यानी कि एक डॉक्टर बॉडी के पार्ट्स को निकाल रहा होता है। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगली बारी उसकी ही है। वो रोने लगता है, जिसके बाद मनी लैंडर उसे 1 महीने की मोहलत दे देता है। अब पार्क घर आता है और घर से पैसे चोरी करने लगता है। तभी पार्क के हाथ में एक कार्ड लगता है, जो इंश्योरेंस कार्ड था उसके डैड का। एक्चुअल में अगर उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है तो 500 युआन उसे मिल जाएंगे। इससे वो समझ जाता है कि इससे मेरा पूरा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब उसके डैड को मारेगा कौन। पार्क ने ठान लिया था कि वो अपने पिता को रास्ते से हटा कर ही रहेगा। अगले दिन वो अपने काम पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक चीनी वर्कर को प्लांट से हटाया जा रहा था। एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहा था सही से, इसलिए उसे उस वर्कशॉप से निकाल फेंका गया था। पार्क ने उस वर्कर की आंखों में गुस्सा और मजबूरी दोनों देख ली थी। अब उसे पता चल गया था कि यही वो आदमी है जो मेरा काम कर सकता है। उस वर्कर की मजबूरी का फायदा उठाकर पार्क उसके अड्डे पर जाता है और उससे मिलता है। पार्क कहता है कि तुम्हें मेरे डैड को मारना है, जिसके लिए मैं तुम्हें रकम दूंगा। जिसके बाद में चीनी वर्कर कहता है कि मुझे और रकम चाहिए, यानी कि पूरी रकम का 30%। अब पार्क भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये मौत एकदम एक्सीडेंटल लगनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पार्क के डैड छत से वापस आ रहे थे, तो वो आदमी उन्हें टक्कर मारकर कार से भाग जाता है। इधर पार्क एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहा था। उधर वो आदमी टक्कर मारकर रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कॉल सुबह तक नहीं आती है, लेकिन सुबह एक कॉल आई पार्क को। वो कॉल थी पुलिस स्टेशन से, जो पार्क को बताते हैं कि तुम्हारे डैड का देहांत हो गया है। उनकी बॉडी की शिनाख्त करने के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। पार्क सबसे पहले बाथरूम जाता है, जहाँ वो रोने की एक्टिंग करता है, और उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि ये उसके डैड की बॉडी है, तो वो पुलिस के सामने मगरमच्छ के आंसू रोना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत एक्टिंग करता है खूब रोने की, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। तभी पुलिस पार्क को बताती है कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त उस एक्सीडेंट का एक आई विटनेस है, जिसने इस एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा था। एक्चुअल में पार्क के जो डैड थे, जब चर्च से वापस आते थे तो उनके साथ एक लेडी भी आती थी। उस दिन वो थोड़ा देर से आई और वो पुलिस को बताती है कि मैं जब वहाँ पर आई तो मैंने देखा एक कार जानबूझकर पार्क के डैड को कुचल रही थी। उसके कातिल ने मुझे भी देख लिया था, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से भाग आई। साथ में पुलिस पार्क को ये भी बताती है कि तुम्हारे डैडी की बॉडी जो है एक ब्लॉगर को पहाड़ पर मिली थी, जो कि दफन थी। ये सब सुनकर पार्क के होश उड़ जाते हैं। एक्चुअल में अब तक का जो भी प्लान था उसका, वो सब कुछ फेल हो चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक प्रेमी जोड़ा जो कार से जा रहा था,
तभी जो लड़की होती है जिसका नाम जोयान था, वो लड़के सांगयोन से रोमांस करने लगती है। तभी कार से एक टक्कर होती है। एक्चुअल में एक आदमी टकरा गया था। संगहोन जो कि एक डॉक्टर था, वो तुरंत निकल कर उस आदमी को देखने जाता है, लेकिन वो आदमी मर चुका था। संग यून पहले से ही कार को ड्रिंक करके चला रहा था। दूसरी तरफ जो यान के जो अफेयर की बात थी, वो भी सामने नहीं आने देना चाहता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि पुलिस को बताने के बजाय वो इस लाश को ठिकाने लगाएगा। लेकिन जोयान उससे बार बार कह रही थी कि शायद ये जिंदा हो और हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसी तो मैमे के बीच में सड़क के किनारे एक कबाड़ बेचने वाला शख्स खड़ा था, जिसने ये सारी बातें नोटिस कर ली थी। इससे पहले वो साइकिल लेकर भाग पाता, संग यून ने उसे सीधे झपट्टा मार दिया। उस झपट्टे के कारण वो कबाड़ी एक पत्थर से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अब संग यून ने उसे भी अपनी कार के डिग्गी में बैठा दिया। जब कार पहाड़ पर जाने लगी, थोड़ी देर बाद उसको होश आ गया। जैसे ही उसको होश आया, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि संग यून उसे भी मार देगा। लेकिन इस टाइम पर संग यून का दिमाग चल जाता है और उसने 1 युआन उस कबाड़ी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि इस लाश को दफना दो और अपना मुंह भी बंद रखो। कबाड़ी मान जाता है और उस लाश को दफना देता है। लेकिन तभी वो कबाड़ी जैसे ही लाश को दफना कर कार में बैठता है, वो सीधे संगयोन से 20 युआन की मांग कर देता है। संगयोन भी राजी हो जाता है, क्योंकि उसे छुटकारा पाना था। वो अगली सुबह 20 युआन उस कबाड़ी वाले को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी कार से कैमरास को निकालता है और अपनी कोट में रख लेता है। जिसके बाद वो सारी चीज़ों को एक कबाड़ में फेंक देता है। उसने सारे सबूत तो मिटा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे कोई लग चुका था। एक्चुअल में जो संग योन था, उसकी जो वाइफ थी, उसको पूरा पूरा डाउट था अपने हस्बैंड पर कि उसका अफेयर कहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उसने डिटेक्टिव हायर किए थे जो संगयून के पीछे लगे हुए थे। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि संगयून के ऑफिस में वो कबाड़ी वाला आता है। वो 30 युआन की मांग करता है। अब संगयून को ना चाहते हुए भी उसे 30 युआन देने पड़ते हैं। जिसके बाद हम पार्क को देखते हैं, जिसके पास अब मात्र 16 दिन बचे थे और इंश्योरेंस के जाल के कारण अब उसे ये पैसे भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकते थे। इधर जो चीनी था, वो पहले से ही 150 युआन के लिए अलग से नासूर बना था पार्क के लिए। चीनी ने पार्क को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मेरे 150 युआन नहीं दिए, तो एक टेप रिकॉर्डिंग जिसमें हमारी और तुम्हारी डील थी, उसकी रिकॉर्डिंग है, वो मैं पुलिस को दे दूंगा। तभी पार्क चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने एक्सीडेंट के बाद में बॉडी को वहीं सड़क पर नहीं छोड़ोगे, तो एक्सीडेंट कैसे लगेगा और क्लेम भी नहीं मिलेगा। तब चीनी कहता है कि तुम्हारे डैड ने एक्सीडेंट के बाद जिंदा थे और उन्होंने मुझे देख भी लिया था, इसलिए मुझे उन्हें दफन करना पड़ा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और वो मार कर वहाँ से चला जाता है। पर दूर खड़ा एक डिटेक्टिव सब कुछ देख रहा था। उसने चीनी का आखिरी तक पीछा किया और मौका मिलते ही उस टेप को निकाल लिया। पर चीनी को चकमा देना इतना आसान नहीं था। उसने शुरू से ही पता था कि मेरे पीछे एक डिटेक्टिव लगा हुआ है। चीनी ने उसे भी मार दिया। लेकिन तभी चीनी ने देखा कि ये सारी चीज़ें कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ गई हैं। अब उसने पार्क को कॉल किया और बताया कि कल ही मुझे 150 युआन चाहिए, क्योंकि मुझे कल ही चीन निकलना है। अब इधर पार्क का भी दिमाग खराब हो गया था। उसने भी ठान लिया था कि अब मैं इस चीनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। इधर हम देखते हैं सांग यून को, जो अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए आता है। तभी रिपेयरिंग करने वाला व्यक्ति कहता है कि ऐसा लगता नहीं कि इस कार से हिरन टकराया था, क्योंकि इसके बोनट को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो सांग यून का गुस्सा देखकर कहता है कि हो सकता है हिरन उछल कर चला गया हो। लेकिन सांग यून की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो तुरंत उस गार्बेज में जाता है और उस पेन ड्राइव को लेकर आता है। वो वहाँ चेक करता है तो वो देखता है कि एक्चुअल में उस कार से तो वो डेड बॉडी टकराई थी ही नहीं, बल्कि वो बॉडी को किसी ने ऊपर से फेंका था, जो कोई और नहीं बल्कि वो कबाड़ी वाला था। अब संघान ने तुरंत जोयोन को कॉल किया और कहा कि ये सारी बातें हमें पुलिस को बतानी होगी। वो उससे मिलने आती है, लेकिन जैसे ही संघान जोयोन की कार में बैठता है, पीछे से कोई उसे बेहोश कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि कबाड़ी वाला था। एक्चुअल में कबाड़ी वाला और जोयोन आपस में मिले हुए थे। अब संज्ञान उसके लिए खतरा बनने वाला था, इसलिए वो उन्हें भी मारना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पहाड़ी पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि पुलिस की आवाजाही बहुत तेज़ थी। इसलिए ये कबाड़ी वाला कहता है कि तुम मेरे गांव चलो। और हम देखते हैं कि उस कार के पीछे भी एक कार लगी हुई थी। जिसके बाद ये गांव जाते हैं, जहां पर ये संघान के लिए एक कब्र खोदते हैं। लेकिन तभी संघान को होश आ जाता है और वो उस कार को सीधे जोयून को
टक्कर मार देता है। जो योन वहीं पर मारी जाती है, जिसके बाद में जो कबाड़ी वाला था वो संघान को ज़ोर ज़ोर से पीट कर मार देता है। और इन सब की फ़ोटो हम देखते हैं कोई ले रहा था। उसके बाद वो कबाड़ी वाला जो है इन दोनों लाशों को घसीट कर वहीं पर दफन कर देता है। जिसके बाद ये कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जहाँ हम देख पाते हैं कुछ स्टूडेंट को, जहाँ बात हो रही थी स्कूल के कवर बुक पर स्कूल की टॉपर यानी कि ली यू जुन की फ़ोटो छपवाने का। ली यू जुन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसी की कॉम्पिटिटर ली यू युन को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कवर पिक पर आना चाहती थी। इसलिए उसने ली यू जुन को धोखे से एक रेस्टोरेंट पर बुलाया। फिर उसके 3 नकाबपोश दोस्तों ने उसके साथ वो कर दिया जिसने ली यू जुन के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला। आज वो एक डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो उस रात को नहीं भूल सकती। दूसरी तरफ हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहां आग लग चुकी थी। जहां पुलिस जब पहुंचती है तो उन्हें एक लाश मिलती है। बिल्डिंग चेक करने पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो पूरी तरीके से जल चुका था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर लुन और ली जो युन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसे बचाने की। आखिरकार वो कामयाब रहे और उस आदमी को बचा लेते हैं। जब डॉक्टर उस आदमी से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो उसने अपना नाम पार्क जो यान बताया। डॉक्टर ली जो युन इस बात को सुनकर, यानी कि उसका नाम सुनकर सदमे में चली गई। कुछ ना कुछ रिश्ता तो था उस आदमी से, लेकिन डॉक्टर युन के पूछने पर भी ली जो युन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ली जो युन एक डिटेक्टिव से मिलती हैं, जिससे वो कहती हैं और वो 10 साल पुराना इंसिडेंट भी शेयर करती हैं और उन 4 लोगों का पता लगाने के लिए बोलती हैं। अब कहानी फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम डॉक्टर ली को पार्क जो युन के साथ देख पाते हैं। उन दोनों को मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जो युन थी। उनकी बदौलत ही ये दोनों मिल पाए थे। अब रात काफ़ी हो जाती है, इसलिए पार्क डॉक्टर ली को उनके घर छोड़ने जाता है। 2 नकाबपोश लोग तभी रास्ते में आ जाते हैं, वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं। घटना होने के बाद में जिन 3 लड़कों पर पुलिस को शक था वो उन्हें ली के पास लाते हैं पहचान कराने के लिए। उन तीनों में पार्क जो युन भी था। उसे देखकर ली काफ़ी हैरान हो जाती है और पुलिस से कहती है कि ये निर्दोष है। तब पुलिस बताती है कि ये जो भी कुछ हुआ है उन सब का प्लान पार्क ने ही किया है। इधर डिटेक्टिव ने उन 4 का पता लगा लिया था, जिसमें पार्क जो युन भी शामिल था, और 3 तो पहले ही किसी ना किसी कारण से मारे जा चुके थे, यानी कि उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। बस पार्क ही अभी रह गया था और पार्क भी ली के हॉस्पिटल में एडमिट था। तभी पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जो पार्क से कुछ सवाल करने लगती है। पार्क से पूछती है कि तुम इतनी रात में उस बिल्डिंग में क्या कर रहे थे, जिस पर पार्क ने बताया कि उसे जबरन वहाँ पर लाया गया और उसके बाद में उसे कुर्सी से बांध दिया गया। फिर 2 लोग चारों तरफ पेट्रोल डाल रहे थे और बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। पुलिस भी उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसके हाथ जो है पूरी तरीके से जल चुके थे। इधर ली का अब जो पुराना जख्म था वो फिर से हरा हो चुका था। वो कुछ भी करके बस पार्क को मारना चाहती थी। वो उसे मारने के लिए जाती भी है, लेकिन तब तक पार्क हॉस्पिटल से जा चुका होता है। इधर पार्क बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिरकार इन सब में उससे गलती हो कैसे गई, और वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि उसने जो यून को और सांगहान यानी कि डॉक्टर सांगहान को दफनाने के बाद में वो तो वहाँ से निकल गया था। इधर हम सांगहान की वाइफ को देखते हैं जो डिटेक्टिव से बात करती हैं कि मेरे पति के खिलाफ में सबूत कब दोगे। डिटेक्टिव हान कहता है कि बहुत जल्द, बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। इसके बाद में वो फ़ोन रख देती हैं। जब उसके बाद हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव हान के ऑफिस में उसके ही 2 बंदे आते हैं जो सांगहान के पीछे लगे हुए थे। एक्चुअल में बात ही कुछ ऐसी थी। वो फोटोज़ को दिखाता है जहाँ पर हान देखता है कि सांगहान के पीछे लगे हुए डिटेक्टिव ने उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है, वो भी कि पार्क ने कैसे सांगहान को कुचल कुचल कर मार दिया था, और ये सारी फ़ोटो उसके पास थी। अब हमें सीन दिखाया जाता है बिल्डिंग जलने के 10 घंटे पहले से, जहाँ पर पार्क चीनी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हें इस जगह पर आना होगा। चीनी को पार्क पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त क्वैन को बुलाता है। एक्चुअल में क्वैन और चीनी एक साथ जेल में रहे थे, इसलिए क्वैन मान जाता है। और जब क्वैन आता है तो वो जो यून को पहले से ही जानता था, जो कि क्लासमेट थे, इसलिए जो यून और क्वैन के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इधर हम देखते हैं कि जो यून थी वो लड़कों को फंसाती थी, और उसी टाइम पर जो
क्वेन था वो आता था और लड़कों को मार कर उन्हें ब्लैकमेल करता था और ये इनका एक तरीके से धंधा बन गया था, जिसके बाद ये बहुत सारा पैसा अमीर लोगों से ऐंठा करते थे, कभी उनकी फ़ोटो लेकर तो कभी उनकी वीडियो बनाकर तो कभी ब्लैकमेल करके। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा पैसा लोगों से ऐंठते रहते थे, इससे इनके कई दुश्मन भी बन चुके थे। अब 150 मिलियन का सवाल था, इसलिए चीनी क्वेन को कॉल करता है। अब क्वेन आता है और चीनी पार्क को दिखा देता है कि ये पार्क है, लेकिन क्वेन तो पहले से ही पार्क को जानता था। एक्चुअल में ये एक ही स्कूल में पढ़ते थे और जहाँ पर ये उसका जूनियर था, यानी कि पार्क उसका जूनियर था। अब हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जिस रात को पार्क के डैड को मारा गया था। एक्चुअल में पार्क के डैड जो है चर्च से वापस आ रहे थे, तभी क्वैन और चीनी कार में बैठते हैं और पार्क के डैड को टक्कर मार देते हैं। वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन वो ज़िंदा थे, जिसके बाद में रिवर्स में फिर से उन्हें टक्कर मारी जाती है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा थे। लेकिन तभी चीनी कार से उतरता है और वो बाहर देखने लगता है, लेकिन उस वक्त उन्हें दिखता है कि कोई लेडी हमें ऐसा करते हुए देख लेती है। वो उसके पीछे भागता है लेकिन वो उस लेडी को नहीं पकड़ पाता है और वो भाग जाती है। इधर हम देखते हैं कि क्वैन और चीनी के बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी ज़िंदा थे, यानी पार्क के डैड अगर उसे ज़िंदा छोड़ा गया तो ये दोनों पकड़े जाएंगे। इसलिए जल्दी से चीनी उन्हें कार में बैठाता है और उनका मुंह दबाकर उन्हें मार देता है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वैन के पास में जो उनका कॉल आता है, जो सांग हान से पैसे ऐंठना चाहती थी, जिसके बाद में क्वेन के दिमाग में एक प्लान आता है कि कैसे पार्क के डैड की लाश के चक्कर में हम संग हान को फंसा देते हैं, इससे हम उससे पैसे भी ऐंठ पाएंगे। और वो ये सारा प्लान युन को समझा देता है, जिसके बाद में वो ऐसा ही करते हैं और सांग हान को उसमें फंसा देते हैं। क्वेन ये सब करने के बाद में चीनी से मिलता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है चाइना जाने की, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। इधर हम देखते हैं चीनी के अड्डे पर पुलिस पहुंच जाती है, जहां उन्हें छानबीन में पार्क के डैड का एक फ़ोटो मिल जाता है। अब शक जो है पूरा उस चीनी पर जा रहा था। इधर जो पार्क था वो बार बार चीनी को मारने की प्रैक्टिस कर रहा था कि जब वो कार में बैठे तो वो उसे मार दे, लेकिन तभी चीनी आ जाता है और पार्क उसे अपनी कार में बैठा लेता है। लेकिन इनकी कार फंस जाती है पुलिस चेकिंग में, जहाँ पर पुलिस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसने 2 कत्ल किए थे और वो व्यक्ति इन्हीं के कार के पीछे वाली कार में था। जैसे ही उसे पता चला कि पुलिस मुझे ही ढूंढ रही, वो आदमी तुरंत जंगल के रास्ते भाग जाता है। इधर चीनी और पार्क उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर चीनी पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, तो पार्क कहता है कि पीछे डिग्गी में हैं। अब चीनी जब अपना पैसा लेने के लिए कार की डिग्गी को ओपन करता है तो उसके अंदर बैग रखा था। वो बैग की चैन को खोलता है जहां पर सिर्फ कागज ही भरे हुए थे, लेकिन तभी पार्क पीछे से हथौड़े से वार करता है चीनी पर। लेकिन वो पहले से ही सतर्क था, क्योंकि उसने आते वक्त पार्क को देख लिया था प्रैक्टिस करते हुए। उसने उसी हथौड़े से कई बार पार्क पर वार किया, जिसके बाद वो क्वेन को कॉल करता है और कहता है कि वो इस लोकेशन पर आ जाए। क्वेन वहां पहुंच जाता है। इधर पूरी तरफ न्यूज़ फैल गई थी कि क्वेन ही 2 लोगों का कत्ल करके भागा है। लेकिन क्वेन जब पार्क को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि पार्क की पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर, हाइट सब कुछ क्वेन से मैच करता था। वो सोचता है क्यों ना मैं इसे मार दूं, अगर ये मर गया तो मैं ये साबित कर दूंगा कि ये पार्क नहीं बल्कि मैं हूँ और पुलिस मेरा पीछा नहीं करेगी। लेकिन चीनी उसको बार बार रोकता है कि वो ऐसा ना करे, इसलिए वो चीनी को ही मार देता है। उसके बाद में क्वेन चारों तरफ बहुत सारा पेट्रोल डालता है, मशाल जलाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसमें कुछ सिलेंडर रखे थे और वो फट जाते हैं और उसी आग की चपेट में क्वेन भी आ जाता है। लेकिन ये धमाका क्वेन के लिए अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि अब वो पुलिस के सामने था, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं रही थी। पुलिस उसे पार्क ही समझ रही थी। लेकिन इसके वापस आने के बाद में हम देखते हैं कि ली बहुत बेचैन रहने लगी। यूनुस से पूछता है कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो। बार बार पूछने पर ली ने सारी बातें योन को बता दी और बताया कि वो मेरा दोषी और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद में ली क्वेन का पीछा करते हुए एक गली में पहुंच जाती है, जहां पर क्वेन कहता है कि मैं पार्क नहीं हूं बल्कि मैं क्वेन हूं। लेकिन तभी क्वेन को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एक्चुअल में ये सब अपने आप नहीं हुआ था, बल्कि ली ने क्वेन की दवाइयों को बदल दिया था। उसने दर्द की जगह पर नींद की दवाइयाँ रख दी थी, जिससे वो बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद में ली चाकू निकालती है और अपना बदला लेने वाली होती है। उसी वक्त वहाँ पर यून आ जाता है और यून ली को कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बहुत कन्विंस करने पर ली उसे नहीं मारती है, लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो उसे बहुत ज़ोरों का वहाँ पीटती है। इधर पुलिस को भी पार्क पर शक हो जाता है, क्योंकि पार्क ने अपने बयान में कहा था कि मैं चेयर से बंधा था, लेकिन पुलिस को जो लाश मिली थी वो चेयर से बंधी थी और डीएनए रिपोर्ट आने में अभी 2 हफ्ते या हो सकता है 2 महीने लग
जाएँ, इसलिए पुलिस जो है पार्क को हर हाल में पकड़ना चाहती थी। वो पार्क को कॉल करती है, लेकिन पार्क भी अब सतर्क हो चुका था, वो कॉल रिसीव ही नहीं करता, जिसके बाद में पुलिस तुरंत उसे ढूँढने के लिए निकल जाती है और इधर पार्क देश छोड़ने की तैयारी कर रहा था। वो वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ निकाल लेता है, लेकिन उसी टाइम उसके हाथ में एक मैगज़ीन लगती है और कहानी फिर से 10 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यून सबसे पहले क्वेन के पास ही आई थी मदद के लिए कि वो ली की लाइफ बर्बाद करना चाहती है, लेकिन क्वेन उस वक़्त जेल से बाहर आया था और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। लेकिन ये सारा प्लान बनाकर यहाँ तक कि उन 4 लड़कों का नाम भी क्वेन ने ही बताया था कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। अब इधर जो है क्वेन हँसने लगता है कि किस तरीके से ली पागलों की तरह पार्क को मारना चाहती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही क्वेन भागकर बस स्टॉप पहुँच जाता है। तभी थोड़ी देर में ही हम देखते हैं कि क्वेन का फ़ोन बजता है। एक्चुअल में क्वेन के पास में पार्क का फ़ोन था। तभी एक कार आती है और वो सीधे क्वेन को भर कर लेकर चली जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर यून आते हैं, जिनको कैमरा स्कैन करने के बाद में दरवाज़ा खोल दिया जाता है और डॉक्टर यून अंदर आ जाते हैं। आज पार्क का आखिरी दिन था, क्योंकि उसने अपने सारे कर्ज को चुका दिया था। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो एक अच्छा सा घर लेकर ली को एक अच्छी लाइफ दे सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसका बॉस भी उसके लिए बहुत खुश होता है। अब वो अपने आखिरी ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन रूम में जाता है, जहाँ वो बॉडी देखकर थोड़ा-सा हैरान होता है, क्योंकि वो उसे कुछ जानी-पहचानी लग रही थी। जब वो उसका पर्दा हटाता है तो वो देखता है कि वो पार्क है। पार्क उससे अपने जीवन के लिए भीख माँगता है, लेकिन डॉक्टर ली को उस पर ज़रा-सा भी तरस नहीं आता है, क्योंकि उसी आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड ली की लाइफ को बर्बाद कर दिया है। ऐसे तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर यून एनेस्थीसिया का यूज़ करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के ही पार्क के सारे ऑर्गन्स को निकाल दिया और उनके हाथ भी नहीं काँपे। अब ली डॉक्टर यून साथ में रहने लगे और अपनी लाइफ को जीने लगे, लेकिन वो जो दर्द था वो ली कभी नहीं भुला पाई। आई होप आपको कर्मा 2025 की ये सीरीज़ बहुत पसंद आई हो। अगर आप होते डॉक्टर यून की जगह तो आप क्या करते हैं, और डॉक्टर यून ने जो भी किया वो सही किया है गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिर से मिलते हैं किसी नई सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।